हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज का जो लेक्चर होने वाला है 100% 2026 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 100% आएगा बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप इसको बहुत अच्छे से देखना। लेकिन इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था इसी चैप्टर को समझने के लिए, वो बेसिक लेक्चर था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देखें, क्योंकि अगर इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है आपको तो उस लेक्चर को देखना पड़ेगा, बेसिक लेक्चर। आज भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो उसी लेक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स कहूंगा आपसे कि ये मैंने वहां बताया था, ये मैंने वहां बताया था। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप वो लेक्चर देखें ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। ये चैप्टर 9 नंबर का चैप्टर हुआ करता है, सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है, राइट। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, हम बार बार इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर हम कहते हैं अर्ध सेल। इलेक्ट्रोड ही हमारा, इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शंस होगी हाँ वो अर्ध सेल कहलाएगी। तो अर्ध सेल की बात करने वाले हम। साथ में हम क्या बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे। और इस इलेक्ट्रोड विभव को किन किन कारकों से प्रभावित किया जा सकता है उनकी भी बात करेंगे। और हम क्या बात करने हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये सारे के सारे पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और बोर्ड में जरूर यहां से क्वेश्चंस आता है, तो इसलिए आप ये देखना ना भूलें। और स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोड या फिर अर्ध सेल की। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल को समझने के लिए चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए बेटा देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल क्या होती है। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल, चेक करते हैं। इलेक्ट्रोड या हाफ सेल क्या होती है। हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास ये कंटेनर है, बहुत अच्छे से समझना बेटा। ये कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, जिस धातु की मुझे रोड डुबोनी है उसी धातु के आयनों का विलयन ले रखा है। तो मैंने यहां पर ध्यान से देखना, मान लीजिए जिंक की रोड डिप करा रहा हूं मैं इसके अंदर। किसकी बेटा, जिंक की रोड। ये मान लीजिए ये रहा, ये हमारे पास किसकी रोड है, जिंक की रोड है। तो जिसकी रोड में डिप कराऊंगा उसी का मुझे लेना पड़ेगा विलयन। तो मैं विलयन भी इसी का ले रहा हूं बेटा, जिंक का ही। चेक करना बहुत अच्छे से और अच्छे समझना, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर के इसी के ऊपर होंगे, तो इसलिए मैं इसी को बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। चेक करें बेटा। अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये है मेरे पास ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ZnSO4 का। इसका मतलब है यहां पर Zn डाई पॉजिटिव में है और SO4 डाई नेगेटिव में है, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए ये विलयन कैसा है, उदासीन है। ये विलयन कैसा है बेटा, उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना बेटा पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं कहूं 1 मोल Zn डाई पॉजिटिव है विलयन के अंदर, अगर 1 मोल Zn डाई पॉजिटिव है विलयन के अंदर, कितना बेटा, 1 मोल, तो 1 मोल ही SO4 डाई नेगेटिव होगा विलयन के अंदर। जितनी मात्रा में Zn डाई पॉजिटिव है उतनी मात्रा में कौन है, SO4 डाई नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है बेटा, नेगेटिव। और अगर दोनों की मात्रा समान है तो मैं कह सकता हूं विलयन कैसा है हमारा, उदासीन है, विलयन पर कोई चार्ज नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छे।
अर्धशैल या इलेक्ट्रोड क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को, मान लीजिए धातु की छड़ है, चूंकि हमने विलियन जिंक का ले रखा है तो Zn की छड़ है, Zn की छड़। तो इस बात को समझ लो, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है। और विलयन पर ध्यान से समझ रहे हैं, तो धातु की छड़ क्या हो जाती है, धातु की छड़ न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा। लेकिन जब मैं इसी के विलयन में डुबाऊंगा तो धातु की छड़ क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। जितना आवेश इस रोड पर आएगा ऑपोजिट उतना ही आवेश विलयन में आ जाएगा। अभी तो विलयन उदासीन था, लेकिन जैसे रोड आवेशित होने लगेगी तो अगर रोड पे पॉजिटिव आएगा तो विलयन नेगेटिव होगा, और अगर रोड पे नेगेटिव आएगा तो विलयन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, उतना ही समान मात्रा में। तो इस प्रकार की छड़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस पूरे उपकरण को, जो रिएक्शंस होगी यहाँ पर, इस पूरे उपकरण को हम क्या नाम देते हैं बेटा, अर्धशैल का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या होने लगेगा, यहां पर दो फिनोमिने क्रिएट हो सकते हैं, दो क्रियाएं हो सकती है बेटा। या तो इस रोड का होगा ऑक्सीकरण, या तो इस रोड का होगा ऑक्सीकरण, या फिर इस रोड का होगा अपचयन। दो प्रक्रियाएं हो सकती है, या तो रोड का होना है ऑक्सीकरण या रोड का होना है अपचयन। मैं फिर से कहूंगा कि ये सारी बातें मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो लेक्चर देखें, क्योंकि वो बेसिक लेक्चर इसी चैप्टर को समझने के लिए, और इतना परफेक्ट समझ में आएगा आपको फिर ये लेक्चर कि मजा आ जाएगा आपको। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। तो या तो इस रोड पर क्या होने वाला है, या तो इस रोड का क्या होने वाला है ऑक्सीकरण, या इस रोड का क्या होने वाला है अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है, जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। और जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। समझते हैं अब बात को, क्लियर है। तो क्या होने वाला है, ध्यान से समझ लो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इसको समझ लो अच्छे से, समझ लो भाई, समझो बेटा। तो क्या होने वाला है, हमने कहा कि इस Zn का यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। मान लीजिए इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। और अगर यहां पर ऑक्सीकरण होगा तो हमने कहा जो Zn की रोड है, Zn जो है वो अभी सॉलिड है। रोड है ना, रोड सॉलिड ही तो होती है बेटा, ठोस ही तो है, छड़ ही तो है, सॉलिड है ना। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कन्वर्ट होगा Zn डाई पॉजिटिव में। और Zn डाई पॉजिटिव कैसा होगा, एक्वस, आयन, विलयन में ही तो होते हैं। आप NaCl ले लो, पानी NaCl ले लो, पानी में डालो NaCl को, तो पानी के अंदर जाकर Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो अब पानी के अंदर ही तो Na+ है और पानी के अंदर ही Cl- है। और अगर पानी के अंदर नहीं ले रहे हो, बाहर ले रहे हो, तो बाहर NaCl है, वो Na+ Cl- नहीं है। तो आयंस कहां होते हैं, पानी के अंदर, एक्वस, जल के अंदर। तो जैसे बेटा क्या हुआ, इसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो क्या होने लगा, ध्यान से देखना। तो क्या होने लगा, ये रोड से जो मॉलिक्यूल है भाई, रोड मिलकर बनी होगी Zn से, और Zn कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Zn डाई पॉजिटिव में। तो रोड से हमारे पास विलयन के अंदर क्या आने लगेगा, Zn डाई पॉजिटिव। यहां से ये जो मॉलिक्यूल है आपको दिख रहा होगा, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया Zn डाई पॉजिटिव, और Zn डाई पॉजिटिव कहां चला जाएगा, विलयन में। तो पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, मैंने बताया आपको, लेकिन अब विलयन के अंदर क्या आ गया, Zn डाई पॉजिटिव, तो अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा। चेक करो बेटा, अभी तो और जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल जाएंगे। Zn डाई पॉजिटिव आने लगा यहां पर चारों तरफ से, क्या आने लगा, Zn डाई पॉजिटिव। तो ये रोड धीरे धीरे क्या होने लगेगी, गलने लगेगी, धीरे धीरे यहां से पतली हो जाएगी, इस तरीके से गलने लगेगी ये रोड। और विलयन के अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए विलयन कैसा हो जाएगा, धनावेशित।
धनावेशित। अब सुनो भाई, धनावेशित विलयन कैसे हो जाएगा? धनावेशित। अब सुनो भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रोड पर जमा होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां जमा होंगे? रोड पर। तो रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। रोड कैसी हो जाएगी? रोड पर इलेक्ट्रॉन है ना, रोड पर कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन जमा है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होता है? माइनस। इसलिए रोड कैसी हो गई? ऋणावेशित। ऋणावेशित हो गई या नहीं हो गई? रोड कैसी हो गई? ऋणावेशित। रोड हमारी ऋणावेशित हो गई। तो मैंने आपसे कहा ना, जितना नेगेटिव चार्ज रोड पर होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा? विलयन पर होगा। उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पे होने वाला है? विलयन पर होने वाला है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोड को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ, ऐसे चालक पदार्थ, ऐसे चालक पदार्थ जैसे धातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता हो, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसे चालक पदार्थ जिसमें, जैसे धातु की छड़, जैसे क्या ले सकते हो? धातु की छड़ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर मैंने इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन आपको बताई, मैं आपको लिखवाऊंगा भी, डेफिनेशन समझाऊंगा भी, सारी बातें होंगी। फिलहाल आप इसको समझ लें। रोड पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये कॉपर सल्फेट हो, CuSO4 हो, और इसके अंदर मैंने किसकी रोड डुबा दी हो बेटा? कॉपर की। चेक करो, इसके अंदर मैंने किसकी रोड डुबा दी हो? कॉपर की। Cu की छड़, Cu की छड़। क्लियर है बात यहां तक? यहां पर क्या होंगे? Cu डाई पॉजिटिव आयन, SO4 डाई नेगेटिव आयन। तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले विलयन कैसा है? उदासीन। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हमने कहा भाई Cu का हो गया अपचयन। तो ये जो Cu डाई पॉजिटिव है, इस पर रोड पर थे भाई, Cu रोड पर थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और Cu में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होने वाला है? यहां पर जो Cu डाई पॉजिटिव आयंस है और SO4 डाई नेगेटिव आयंस है, अरे है ना, ये जाकर कहां चिपकने लगे? रोड पर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं मान लीजिए, ये तो ये जाकर कहां चिपकने लगे? इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए रोड से क्या लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहां जाकर चिपक गए। Cu डाई पॉजिटिव, ये भी यहां जाकर चिपक गया, ये भी यहां जाकर चिपक गया, ये भी यहां जाकर चिपक गया, और ऐसे ऐसे ये रोड क्या होने लगी? ये सारे के सारे यहां पर आकर चिपक गए। तो रोड से क्या लेने लगे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन। तो रोड पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। भाई पहले छड़ जो थी वो न्यूट्रल थी, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, लेकिन रोड से क्या खींच लिए? Cu डाई पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, क्योंकि अपचयन होना है ना। क्या होना है बेटा? अपचयन। यहां लिख रहा हूं अपचयन। और अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो रोड से क्या खींच लिए? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी ना रोड पे, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पर कैसा चार्ज आ गया होगा? धनावेश होने वाला है। ये जो Cu डाई पॉजिटिव है, ये रोड पर जाकर चिपकेगा बेटा, और जब ये रोड पर जाकर चिपकेगा तो आप देख सकते हो विलयन में क्या कम होने लगेगा? पॉजिटिव कम होने लगेगा। और अगर विलयन में पॉजिटिव कम होगा तो फिर ज्यादा क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए विलयन कैसा हो जाएगा हमारा? ऋणावेशित। कैसा हो जाएगा बेटा? ऋणावेशित। और विलयन ऋणावेशित है तो रोड कैसी है? धनावेशित। यानी कि रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और विलयन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बात? तो चलिए अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं बेटा, हमारे सामने इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो धातु की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? आवेश। तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। दिखाया नहीं? विलयन पर क्या हो रहा है? समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की छड़ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। तथा यह उपकरण क्या कहलाएगा बेटा? अर्ध सेल कहलाता है। मैंने स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन आपको बताई। चलिए, तो अब हमने क्या करा? इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण की बात करी।
तो उत्पन्न होने वाले आवेश के आधार पर पहला वर्गीकरण है बेटा इसका, पहला वर्गीकरण, उत्पन्न होने वाले आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रमशः एनोड व कैथोड कहा जाता है। आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, तो जिन्हें क्रमशः एनोड व कैथोड कहा जाता है। एनोड क्या होता है बेटा, एनोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और एनोड पर कौन सा साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। मैं आपको बताता हूं, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस भी करा था कि जिस मेटल का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा, हाँ, उसका होगा ऑक्सीकरण, और वो काम किसका करेगा, एनोड का करेगा। इसका मतलब एनोड पर क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, मैं दिखाता हूं, चलिए देखते हैं बेटा, यहां पर हो रहा है ऑक्सीकरण, हो रहा है ना इस कंटेनर के अंदर, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn डाई पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, देखो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, धातु पर उपस्थित आवेश, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है +2, तो 0 से कहां जा रहा है, +2 में बढ़ रही है ना। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ये बात भी पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है। चलिए, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण, और अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो आप देख सकते हो बेटा रोड पर कैसा चार्ज आया, ऋणावेशित। और ऑक्सीकरण कौन सी रोड पर होगा, एनोड पर होगा। कहां होगा, एनोड पर। और चार्ज कैसा आएगा बेटा, ऋणावेशित चार्ज आएगा। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। मतलब कैथोड किसे कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। कैथोड का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनावेश होगा। तो आप देख भी सकते हो बेटा, यहां पर क्या हुआ, अपचयन हुआ, और अपचयन पे इस इलेक्ट्रोड पर क्या आया, धनावेश आया, आया नहीं आया। तो कैथोड पर हमेशा अपचयन होना है और एनोड पर हमेशा क्या होना है, ऑक्सीकरण। क्लियर, चलते हैं। तो मैं यहाँ रिएक्शन भी दिखा सकता हूं बेटा, आप ये रिएक्शन भी नोट कर सकते हो कि मेरे पास Zn है सॉलिड, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Zn डाई पॉजिटिव एक्वस में, और साथ में इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण कहां होता है बेटा, एनोड पर होता है। तो Zn जो होगा ना, Zn की जो रोड होगी वो किसका काम कर रही होगी, एनोड का काम कर रही होगी। क्लियर है बात, नोट कर लेना इसको। चले आगे, बहुत बढ़िया करते हैं बेटा कैथोड की। कैथोड के बारे में बता चुका हूं मैं, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है कैथोड कहलाता है। कैथोड को धन चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, कैथोड को किससे, धन चिन्ह से, पॉजिटिव साइन से। तो अगर मैं कैथोड की बात कर रहा हूं, तो अगर यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव है एक्वस, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो ये घटना क्या कहलाएगी, Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो ये घटना क्या कहलाएगी बेटा, अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन। और अपचयन कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। तो जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। चार्ज कैसा आएगा कैथोड पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिखाया भी मैंने आपको, शायद समझ में आ रही होगी बात आपको, राइट। ये तो था आवेश उत्पन्न होने के आधार पर इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण। अब दूसरा वर्गीकरण अगर आप देखो, तो दूसरा वर्गीकरण हमारे पास है, इलेक्ट्रोड को सक्रिय तथा निष्क्रिय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्टिव भी होते हैं और नॉन रिएक्टिव भी होते हैं, यानी कि इनर्ट भी होते हैं और रिएक्टिव भी होते हैं। तो हम बात करें सक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रोड को किसी विलयन में डिप कराते हैं, तो या तो इलेक्ट्रोड से आयंस विलयन में जाने लगेंगे, या फिर आयंस इलेक्ट्रोड पर क्या होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को कहा जाता है सक्रिय इलेक्ट्रोड। तो चलिए देखते हैं बेटा सक्रिय इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, चेक करो। चलिए नोट कर लेना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ से आयन निकलते हैं। या तो धातु की छड़ से क्या निकलेंगे, आयन निकलते हैं, या विलयन से धातु छड़ पर, या विलयन से धातु छड़ पर आयन जमा होने लगते हैं। तो यह छड़ क्या हो जाती है बेटा, सक्रिय हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे,
सक्रिय इलेक्ट्रोड। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं बेटा निष्क्रिय इलेक्ट्रोड की। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ना तो इलेक्ट्रोड से आयन विलयन में जाए, ना विलयन से आयन इलेक्ट्रोड पर चिपके, ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड किसका होता है? प्लेटिनम का हो सकता है, ग्रेफाइट का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, जिस इलेक्ट्रोड को विलयन में डुबाने से कोई क्रिया नहीं होती है, जिस इलेक्ट्रोड को विलयन में डुबाने से कोई क्रिया नहीं होती है, वह निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। जैसे ग्रेफाइट, प्लेटिनम आदि। जैसे ग्रेफाइट हो गया, कार्बन को बोलते हैं ग्रेफाइट, और प्लेटिनम किसे बोलते हैं? हम पीटी को। तो जैसे हमारा पीटी हो गया और ग्रेफाइट हो गया, ये कैसे इलेक्ट्रोड कहलाते हैं बेटा? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं हम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो वापस हम यहीं पर आते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ध्यान सुनना। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या फिर ऋणावेशित हो जाती है, और विलयन पर क्या आ जाता है? विपरीत आवेश आ जाता है। अब इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, विलयन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो रोड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक विभव बनने लगता है, वोल्टेज बनने लगती है। इसी विभव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, उसी विभव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच क्या उत्पन्न होने वाला है? वोल्टेज उत्पन्न होने वाला है, यानी कि विभव उत्पन्न होने वाला है। और इसी विभव को, चूंकि इलेक्ट्रोड के बीच विभव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसी विभव को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड विभव नाम देते हैं। चलिए तो डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोड विभव को। क्या इलेक्ट्रोड विभव? ध्यान से सुनना। और मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन क्या है कि जब धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है, जब धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। बताया मैंने आपको। इस प्रकार धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। बेटा पीपीटी बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। मैं आपको नॉर्मली ऐसे पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा, क्या बताओ आपको, समझा रहा है नहीं अलग से। पीपीटी बनाने का मकसद है कि आप तक नोट्स चले जाएं, सिंपल नोट्स है, बिल्कुल जैसे समझा रहा हूं वैसे नोट्स। और अगर मैं लिखूंगा ना इसको, नोट्स को, तो लिखने में टाइम लगता है और वीडियो लॉन्ग हो सकती है। इस वजह से हम पीपीटी बना के लाते हैं आपके लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आसान करने के लिए काम है, नहीं तो हमें तो समझाना था, खत्म हो गई थी बात। इसलिए बेटा नोट्स को अच्छे से बनाएं, बहुत अच्छे से। क्लियर है बात? चलिए आगे। बहुत बढ़िया। बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इसको भी समझ लो, ये भी 100% एग्जाम में आता है बेटा। हंड्रेड परसेंट एग्जाम में आता है बेटा, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इलेक्ट्रोड विभव को किन किन कारकों से प्रभावित किया जा सकता है। समझ लो इलेक्ट्रोड विभव को। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान से देखना बेटा। इलेक्ट्रोड विभव पर निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल। अलग अलग धातु का इलेक्ट्रोड विभव भी अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है, अगर सोडियम की रोड डिप कराए तो सोडियम का इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा, मैग्नीशियम की कराए तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा, जिंक की कराए तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा। तो अलग अलग धातु का इलेक्ट्रोड विभव क्या होने वाला है? अलग अलग होने वाला है। तो ये धातु की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। दूसरा, विलयन की सांद्रता पर। भाई
कंसंट्रेशन कितनी है, कैसी कंसंट्रेशन है, ज्यादा कंसंट्रेशन है या फिर कम कंसंट्रेशन है, सांद्रता पर भी निर्भर करेगा इलेक्ट्रोड विभव। कैसे डिपेंड करेगा हम देखेंगे बेटा, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड विभव सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तीसरा ताप पर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा कि वहां का तापमान कितना है, ताप ज्यादा है या फिर ताप कम है। तो यानी कि यहाँ ध्यान रखना इलेक्ट्रोड विभव ताप पर भी निर्भर करेगा। चौथा, धातु की संयोजकता। भाई जो मेटल है जैसे Fe है बेटा, ध्यान समझना, जैसे Fe है तो Fe पे डाई पॉजिटिव भी होता है और Fe पे ट्राई पॉजिटिव भी होता है। तो दोनों मेटल का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये इलेक्ट्रोड विभव धातु की संयोजकता, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3, तो धातु की संयोजकता पर भी निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड विभव धातु पर कैसी संयोजकता है, +2 है या फिर +3। अगर संयोजकता चेंज होगी तो फिर इलेक्ट्रोड विभव भी चेंज होगा। तो धातु की संयोजकता पर निर्भर करता है। पांचवा, ये तब है जब गैस हो। पांचवा पॉइंट कब है, जब गैस हो। अगर गैस का जिक्र नहीं कर रहा तो पांचवा पॉइंट निकाल देना इसमें से। अगर गैस का जिक्र नहीं कर रहा, मैंने डाला तो है ताकि आपको नॉलेज हो जाए, इसलिए बता रहा हूं। अगर गैस का जिक्र नहीं कर रहा तो समझ जाओ ये पॉइंट है ही नहीं उसके अंदर। जब वो गैस को कहेगा तो ये पॉइंट इंक्लूड करना है, ये पॉइंट डालना है। तो क्या यदि गैस हो तो गैस के दाब पर भी निर्भर करेगा, लेकिन कब, जब गैस हो। अगर गैस नहीं है तो फिर दाब पर निर्भर नहीं करेगा इलेक्ट्रोड विभव। फिर दाब का क्या रोल रह गया, गैस ही तो दाब लगाती है, विलयन थोड़ी दाब लगाता है, विलयन की तो सांद्रता होती है। तो याद रखना बेटा, अगर गैस है तो गैस के दाब पर डिपेंड करेगा, और गैस नहीं है तो फिर कोई डिपेंड नहीं करेगा दाब। क्लियर है बात? चलिए आगे चलिए। बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको भी वही समझते हैं, एक ही तो फिनोमिना है सब में। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? अब मैं सारी चीजों को रफ कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चल गया मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ध्यान से समझना, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। मानक का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। कुछ कंडीशन है, अभी तक यहां हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, अब कंडीशन है। मानक मतलब तापमान, ताप पे डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रोड विभव, तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो मानक होता, और मानक ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। पहली बात, कुछ कंडीशन से बात करिए। दूसरी, सांद्रता पे डिपेंड करता है नहीं करता है? सांद्रता भाई 1 मोलर हो। सांद्रता कितनी हो? 1 मोलर हो, 1 मोलर। और अगर गैस है तो गैस का दाब कितना हो? अगर गैस है तो गैस का दाब कितना हो? 1 वायुमंडल हो, 1 atm। ये स्टैंडर्ड कंडीशन। इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच विभव उत्पन्न होगा, उस विभव को हम क्या नाम देंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या नाम देंगे बेटा? उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं हम? किसे कह रहे हैं? सुन लो, एक मोलर सांद्रता 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की रोड को उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन और धातु की रोड के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, उसी विभव को हम क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। चूंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए इसे डिनोट भी किससे करते हैं? ई नॉट से। इलेक्ट्रोड विभव को तो ई से डिनोट करेंगे, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे डिनोट करेंगे? ई नॉट से डिनोट करेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कुछ कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन है, मानक कंडीशन। स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव कहां पर मेजर किया जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब और 1 मोलर सांद्रता का विलयन हो। तब जो धातु विभव उत्पन्न करेगी वो उसका क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चले आगे, चलिए डेफिनेशंस पर चलें। मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखते हैं बेटा। मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाया जाता है,
तो धातु की छड़ और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, धातु की छड़ और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे समझाया वैसी डेफिनेशन। क्लियर है? तो बहुत आसान है चीजें बेटा समझना। अब जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसको हमने दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया। ध्यान से देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव को दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया। दो प्रकार का होता है, एक मानक ऑक्सीकरण विभव और एक मानक अपचयन विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव किसे बोलते हैं? जब किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तो उस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और मानक अपचयन विभव किसे कहेंगे? जब किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है तो उस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं। यानी कि अगर रिएक्शन ऑक्सीकरण में दी गई है तो जो विभव उत्पन्न होगा वो ऑक्सीकरण विभव होगा, और अगर अपचयन में दी गई है तो जो विभव उत्पन्न होगा वो अपचयन विभव होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास, इसको समझ लेना अच्छे से बेटा और नोट भी करना साथ साथ। मान लीजिए मेरे पास ये Zn ही है, Zn सॉलिड कन्वर्ट हो गया Zn डाई पॉजिटिव में, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण। तो इसका विभव क्या होगा बेटा? ई नॉट। कन्वर्ट हो रहा है कहां से कहां बेटा? कन्वर्ट हो रहा है Zn से Zn डाई पॉजिटिव, Zn से Zn डाई पॉजिटिव। तो जो विभव उत्पन्न होगा, मैं लिख देता हूं विभव कितना उत्पन्न होगा, वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिख रहा हूं। तो जो विभव उत्पन्न होगा, विभव होगा प्लस 0.76 वोल्ट। इसको हम बोलते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण है ना, Zn से किस में कन्वर्ट हुआ? Zn डाई पॉजिटिव में। तो ऑक्सीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसी विभव को हम इसका क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव कहेंगे ना कहेंगे। अगर मेरे पास कॉपर है, क्या है बेटा? कॉपर। देख लीजिए, कॉपर है हमारे पास सॉलिड और ये कन्वर्ट हो जाए Cu डाई पॉजिटिव में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी क्या हो गया? अब ऑक्सीकरण हो गया। भाई 0 से कहां जा रहा है? +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो इसका ऑक्सीकरण विभव कितना होगा? ई नॉट Cu से Cu डाई पॉजिटिव कितना होने वाला है? माइनस 0.34 वोल्ट, माइनस 0.34 वोल्ट। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। अब बात करते हैं बेटा मानक अपचयन विभव की। दूसरा मानक अपचयन विभव मैं बता चुका हूं कि जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है उस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव कहते हैं। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात है, आईयूपैक के अनुसार, आईयूपीएससी के अनुसार, नियम अनुसार मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यानी कि जो हमारा मानक अपचयन विभव होता है वही हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, यानी कि समझो, मैं अभी आपको समझाता हूं, फिलहाल समझिए आप इस बात को। अगर मैं अपचयन की बात करूं तो अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया। तो Zn पे डाई पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और कन्वर्ट हो गया Zn। ये +2 से कहां जा रहा है? 0 में जा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो। कहां जा रहा है बेटा? 0 में जा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो। +2 से 0 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो इसका हो रहा है अपचयन। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, इसको ध्यान से देखना, ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव से Zn, अपचयन है ना। ऑक्सीकरण में क्या था? Zn से Zn डाई पॉजिटिव था, अब Zn डाई पॉजिटिव से Zn है। ऑक्सीकरण में क्या था बेटा? Zn से किस में कन्वर्ट हो रहा था? Zn डाई पॉजिटिव में। उल्टी रिएक्शन हो रही थी, दिमाग में रख लो इस बात को अच्छे से। तो अब इसका जो इलेक्ट्रोड विभव आया वो आया माइनस के 0.76। अपचयन विभव ऑक्सीकरण कितना था? ई नॉट Zn से Zn डाई पॉजिटिव, मैंने पीछे दिखाया आपको, प्लस 0.76। आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो, था या नहीं था? तो आपने देखा दोनों विभव के मान समान है। अपचयन विभव भी 0.76 वोल्ट है, ऑक्सीकरण विभव भी 0.76 वोल्ट है। बस क्या डिफरेंस है? साइन का डिफरेंस है। अपचयन में माइनस आ रहा है, ऑक्सीकरण में प्लस आ रहा है।
साइन का डिफरेंस है। तो जब IUPAC से पूछा गया कि भाई अपचयन विभव का मान भी वही है, ऑक्सीकरण विभव का मान भी वही है, तो कौन सा रखे वैल्यू? साइन डिफरेंट है। अगर गलती से साइन अलग रखा जाए तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फिर IUPAC ने कहा कि भाई जो मानक अपचयन विभव है ना, वही मानक इलेक्ट्रोड विभव है। यानी कि आप जब तक ऑक्सीकरण विभव ना कहे कि ये इसका ऑक्सीकरण विभव है, इसे ऑक्सीकरण विभव निकालना है, जब तक ऑक्सीकरण विभव ना कहे तब तक आपको कौन सा विभव रखना है? अपचयन विभव रखना है। तो जब भी मैं कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर कोई भी विभव उत्पन्न करूंगा, कोई भी विभव पुट करूंगा, रखूंगा न्यूमेरिकल के अंदर, तो हमेशा कौन सा रखने वाला हूं? अपचयन विभव रखने वाला हूं। दिमाग में डाल लो ये बात, हमेशा कौन सा विभव रखेंगे हम? अपचयन विभव। कौन सा बेटा? अपचयन विभव। आगे चलो, अभी तो आगे चलो। मान लीजिए मेरे पास Cu डाई पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कन्वर्ट किस में हो गया? Cu में। तो अब यहां पर हमारे पास हो रहा है अपचयन। Cu डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। तो इसका अपचयन विभव कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट। और जबकि जिसका ऑक्सीकरण विभव था माइनस के 0.34 वोल्ट। तो हमेशा हम न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा विभव पुट करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यूमेरिकल में नहीं तो गलती होती है यहां से, और 100% न्यूमेरिकल आता है यहां से। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारे पास जब भी हम कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, जब भी हम विभव पुट करेंगे तो कौन सा करेंगे बेटा? अपचयन विभव। हमेशा अपचयन विभव रखेंगे। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। तो चलिए आगे चलते हैं। नॉट क्या है बेटा? देख सकते हो, मानक ऑक्सीकरण विभव तथा मानक अपचयन विभव दोनों के मान समान होते हैं। बताया मैंने अभी आपको, ऑक्सीकरण विभव का मान भी वही है, अपचयन विभव का मान भी वही है, बस डिफरेंस क्या है? परंतु साइन क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, चिन्ह विपरीत है। अगर ऑक्सीकरण विभव प्लस है तो अपचयन विभव माइनस है, अगर ऑक्सीकरण विभव माइनस है तो अपचयन विभव प्लस है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो अपचयन विभव होता है वो बराबर होगा माइनस ऑक्सीकरण विभव के। तो अगर कहीं पर ऑक्सीकरण विभव दे दिया तो रखना तो मुझे अपचयन विभव है। तो मैं क्या करूंगा? अपचयन विभव निकालने के लिए ऑक्सीकरण विभव को किससे गुना कर दूंगा? माइनस से गुना कर दूंगा। तो उसका क्या निकल कर आ जाएगा? अपचयन विभव निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो हमारे, अगर आपको ऐसा अच्छे से क्लियर हुई है सारी चीजें, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।